जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलते हैं आज के इसके बेसिक पॉइंट की ओर। दोस्तों, डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मोइस्चर ने आइसोलेट किया था। फ्रेडरिक मोइस्चर ने आइसोलेट किया था। इन्होंने बताया कि जो इस फ्रेडरिक मोइस्चर ने डीएनए को आइसोलेट किया था पस सेल से। पस सेल क्या होता है? पस सेल से किया था। पस सेल ये होता है दोस्तों कि ये मरा हुआ सेल होता है, और यह मरा हुआ मर जाता है इसलिए है क्योंकि यह खुद दूसरे सेल को बचाने के चक्कर में मर जाता है। इसके लिए लाइसोसोम जिम्मेदार होता है। लाइसोसोम जो होता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, वो उसको बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए यह मर जाता है। तब इन्होंने बताया कि जो डीएनए जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ दोस्तों, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मोलिक्यूल्स समझिए दोस्तों, बड़ा। तो इस जाहिर सी बात है कि अगर बड़ा होगा तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो उन्होंने बताया कि इनके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनके अंतर्गत क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? जो कि यह एक बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो इनके न्यूक्लियोटाइड्स में क्या आते हैं, तो इसके बारे में जानिए। न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत टाइड्स के अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को NB समझिए दोस्तों। नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। तो समझिए ये सब होता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इन्होंने नाइट्रोजिनस बेस को 2 भागों में बांटे थे। तो आइए चलते हैं उसके बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत नाइट्रोजिनस बेस और शुगर और फॉस्फेट ग्रुप आते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो जानते हैं नाइट्रोजिनस बेस 2 भागों में इन्होंने बांटे थे। तो कौन कौन होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। NB को 2 भागों में बांटे थे नाइट्रोजिनस बेस को। एक इन्होंने बांटे थे प्यूरिन। प्यूरिन्स में और पायरिमिडीन में। पायरिमिडीन में। तो प्यूरिन के अंतर्गत AGTC। ए का मतलब एडेनिन होता है, और G का मतलब गुआनिन होता है, T का मतलब थायमिन होता है, और C का मतलब साइटोसिन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बारे में भी जानेंगे, पूरा लिख देते हैं। AGTC याद रखिएगा। प्यूरिन के अंतर्गत Ag आएंगे,
Ag, पायरीमिडीन के अंदर TC। तो जानते हैं इसका फुल नेम क्या होता है, Ag और TC का। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। तो देखिए Ag का मतलब A फॉर एडेनिन, G फॉर गुआनिन, T फॉर थायमीन, और C फॉर समझिए दोस्तों, C फॉर साइटोसिन। तो आई होप समझ गए होंगे Ag और TC। तो ये प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं, प्यूरिन के अंतर्गत, ये पायरीमिडीन के अंतर्गत। तो आई होप समझ गए होंगे AgTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, आपको बता दिए थे न्यूक्लियोटाइड्स आप फिर से समझिए दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में आपको हम बताए थे नाइट्रोजिनस बेस अलग होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अलग होते हैं। तो इसलिए आप लोग न्यूक्लियोटाइड्स अलग होंगे और न्यूक्लियोटाइड अलग होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स अलग होंगे, न्यूक्लियोटाइड अलग होंगे। तो जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानिए। न्यूक्लियोसाइड जो है यह शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस NB। आई होप समझ गए होंगे, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स होता है। न्यूक्लियोटाइड्स शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आपको हम अंतर भी बताएंगे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में। तो न्यूक्लियोसाइड आप समझ गए, न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। आई होप समझ गए होंगे। आप चलते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत, जानते हैं उसके बारे में। न्यूक्लियोटाइड देखिए, इसके अंतर्गत आपको आ जाएंगे इसका पहले तो आप समझ जाइए कि न्यूक्लियोसाइड इसके अंतर्गत आ जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, आई होप समझ गए होंगे। न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट ग्रुप, या आपको हम पीछे बताए थे न्यूक्लियोटाइड्स के अंतर्गत आपको बताए थे कि जो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसको आई होप इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बताए थे, तो न्यूक्लियोसाइड्स में आपको क्या आ रहा था, शुगर प्लस NB नाइट्रोजिनस बेस, और इसमें आ जाएगा एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप। तो आई होप समझ गए होंगे। यह न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के। न्यूक्लियोटाइड होते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये 3 गो से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स होंगे शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोसाइड
ध्यान देखिए, साइड और यहाँ टाइड दोनों में डिफरेंट है। न्यूक्लियोसाइड जो होंगे शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस के होंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये सभी से मिलकर होते हैं। तो जानते हैं अब डीएनए के संरचना के बारे में क्या होता है, डीएनए की संरचना। तो आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे। चलते हैं डीएनए संरचना, जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो जानते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रफ डायग्राम होगा दोस्तों, काहे कि इसमें त्रुटि हो भी सकता है। रफ डायग्राम से आप समझिए, ये क्लियरली डायग्राम नहीं है, रफ डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। रफ डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पर जो है इसका नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजिनस बेस आपको 4 बता दिए थे। एडेनिन हम यहाँ पर ए से सूचित करेंगे, एडेनिन आप समझ जाइएगा। यहाँ सी से सूचित करेंगे, आप समझ जाइएगा, साइटोसिन। यहाँ हम टी से शुरू करेंगे तो आप समझ जाइएगा, थायमिन। यहाँ हम जी से शुरू करेंगे तो आप समझ जाइएगा, गुआनिन। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इनका फुल नियम आपको हम पीछे बताए थे पैराग्राफ में, तो इसलिए आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ये जो है, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसको हम NB कहेंगे। फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं अपने आप में हाइड्रोजन बंध से बने होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड समझ गए होंगे, बंध से जुड़े होते हैं। और ये स्टैंड जो होते हैं, ये स्टैंड जो होते हैं शुगर प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट के। तो आई होप आप समझ गए होंगे, शुगर प्लस फॉस्फेट। स्टैंड जो होते हैं शुगर प्लस फॉस्फेट के होते हैं। ये जो स्टैंड है ये शुगर प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, शुगर प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं। तो यहाँ पर इतना तक आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो आप समझिए, एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, थायमिन टी जो है डबल बॉन्ड ए से जुड़े होते हैं, और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़े होते हैं। तो थायमिन और एडेनिन आई होप समझ गए होंगे, गुआनिन और साइटोसिन आई होप समझ गए होंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस और हाइड्रोजन बंधन से एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको यह क्लास बहुत अच्छे लगे होंगे। अब आइए समझते हैं RNA के बारे में। तो ये DNA मॉडल जो है सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने दिया था, लेकिन इसका जो अलग सर्वप्रथम फ्रेडरिक म्यूचर ने किया था, जो पस सेल से अलग किया था। पस सेल जो मर जाता है शरीर में, वो दूसरे कोशिका को लाइट चला गया था दोस्तों, दूसरे कोशिका को बचाने के चक्कर में। तो इसलिए वह अपने आप को बचाने के चक्कर में, दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने आप को मर जाता है। तो आई होप आप पस सेल भी समझ गए होंगे, और इसके अंतर्गत नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स भी आप समझ गए होंगे। इतना तक तो आप समझ गए होंगे, और इसका मॉडल भी आपको हम समझा दिए। तो एक रफ डायग्राम से समझिए, जैसे DNA, अगर मान लीजिए ये DNA है, ये सीढ़ी समझिए DNA को, और सीढ़ी के अंतर्गत ये बांस का सीढ़ी है, इसके अंतर्गत तो चढ़ने वाला तो होगा। तो ये जो होते हैं ये शुगर प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं, शुगर प्लस फॉस्फेट S+P, आप समझ गए, शुगर प्लस फॉस्फेट। और ये सीढ़ी जो होता है नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली रूप से आपको समझ आ गए होंगे।
तो जो भी बाकी बच गया होगा दोस्तों, तो हम इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने के समय में आपको क्लियरली बता देंगे कि क्या क्या होता है। तो आई होप आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलते हैं आज का नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जो हाँ, एक फैक्ट और जान लीजिए दोस्तों, अगर आपको पूछेगा कि इसमें किस फॉस्फेट पेयर का सबसे अधिक मात्रा होता है डीएनए में, तो आप लोग याद रख लीजिएगा एटी मतलब एडेनिन और थाइमिन, इसका होता है 70%, 70% होता है। और जीसी गुआनिन और साइटोसिन इसका 30%। तो ये भी आपको याद रखना है ये क्या हो रहा है। तो आई होप आपको नाइट्रोजिनस बेस के प्रकार आपको बता दिए थे, 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन, प्यूरिन के अंतर्गत आपको ए जी आ रहा था, और पायरीमिडीन के अंतर्गत आपको टीसी आ रहा था, एजी टीसी। तो प्यूरिन के अंतर्गत एजी और पायरीमिडीन के अंदर टीसी। तो आई होप समझ गए होंगे। एजी टीसी, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, पायरीमिडीन में टी। तो आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्यूरिन का एक नाइट्रोजिनस बेस है। तो आपको वहाँ ऑप्शन 4 रहेगा, इसमें या तो एडेनिन रहेगा आंसर या तो गुआनिन रहेगा। तो आई होप यहाँ तक समझ रहे हैं। पायरीमिडीन, अब क्वेश्चन दूसरा रहेगा, इनमें से कौन पायरीमिडीन नाइट्रोजिनस बेस है। तो आपको थाइमिन दिया रहेगा या साइटोसिन, तो दोनों में से कौन रहेगा, तो ये लगा दीजिए, ये रहे तो ये, और साइटोसिन रहे तो साइटोसिन। आई होप यहाँ तक आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो समझिए, तो आरएनए के बारे में आप समझ जाइए, आरएनए क्या होता है। आरएनए जो है, ये आरएनए और डीएनए, आरएनए जो है डीएनए से ही निकला हुआ है, आरएनए जो है डीएनए से निकला हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का डीऑक्सी एसिड। तो इसका जो सिंगल हेलिक्स होता है, यह सिंगल हेलिक्स होता है, ये हो गया आपको आरएनए। तो आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स का, तो इसमें भी नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। तो इसके नाइट्रोजिनस बेस में आपको थाइमिन के जगह यूरेसिल होते हैं, यूरेसिल। तो आपको याद रखना है, बाकी सब एडेनिन भी वही रहेगा, गुआनिन भी रहेगा और साइटोसिन भी रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं रहेंगे, थाइमिन। तो आपको डिफरेंस पता चला गया होगा कि एडेनिन थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है, यहाँ पर यूरेसिल है। तो आरएनए में, डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो डीएनए के थाइमिन के जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर डीएनए में थाइमिन था, वहाँ पर यूरेसिल हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे, यूरेसिल। चलिए, तो आरएनए का जो काम होता है, वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और सूचना को बॉडी तक पहुंचाता है। तो आरएनए का जो है, यह 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देखिए, इस आरएनए, ये इसका मैसेज पहुंचाना काम है, इसका रिवर्स करना, राइबोसोमल पदार्थ को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और ट्रांसक्रिप्शन आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो आई होप समझ गए होंगे आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। समझिए, डीएनए और आरएनए। डीएनए में देखिए, डीएनए यहाँ पर होगा, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अगर आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से डीएनए में जाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप समझ गए होंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अगर आरएनए से डीएनए में आएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन,
अगर सूचना को डीएनए से आरएनए तक ले जाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो इस तरह आप समझिए, जैसे कि अभी जो आरटीपीसीआर चेक चल रहा है, आरटीपीसीआर, तो यह बहुत ही कम्प्लेक्स प्रक्रिया है दोस्तों, क्योंकि आरएनए से डीएनए ले जाना बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो जाता है। यह बहुत दिन तक चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। तो इसीलिए कोरोना वायरस का, कोविड-19 कोरोना वायरस का चेक करने के लिए बहुत ही दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए आरटीपीसीआर के बारे में जानिए। जिससे आरटीपीसीआर का मतलब हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप समझ गए होंगे। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सॉरी दोस्तों, स्लाइड भाग गया था, स्लाइड भाग गया था दोस्तों, सॉरी इसके लिए सॉरी, स्लाइड भाग गया दोस्तों। तो समझिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आई होप समझ गए होंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें होता है क्या, इसमें होता है मुंह या नाक से उसके सलाइवा को लेकर चेक किया जाता है और इसके सैंपल को आरटीपीसीआर किया जाता है। तो इसमें बहुत प्रोसेस लगता है। डीएनए से आरएनए तक जाने में ट्रांसक्रिप्शन का प्रक्रिया तो स्वतः हो जाता है, लेकिन आरएनए वायरस जो होता है उसको डीएनए से आरएनए में, वहाँ पर वायरस में जो डीएनए होता ही नहीं है जो डीएनए से आरएनए में जा सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए में आने के लिए बहुत सी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए इस प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है। तो चलते हैं आज का फैक्ट की ओर। समझिए डीएनए कोशिकाओं में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। यहाँ पर आप समझ जाइए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन के लिए मूल शका के रूप में कार्य करता है। मूल शका मतलब जो मान लीजिए प्रोटीन संश्लेषण के मूल खाका के रूप में, मतलब ब्लू प्रिंटिंग के रूप में कार्य करते हैं। जिससे फिंगर प्रिंटिंग हो गया, ये सब विरासत की चीज़ों को बताने का काम कौन करता है, डीएनए। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे मूल खाका क्या होता है। तो डीएनए में शुगर, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। तो आई होप यहाँ तक आपको हम समझा दिए हैं। जैसे एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और अनूठा उपक्रम डीएनए में होता है। तो यहाँ तक तो आपको ये सभी चीज़ आपको हम बता दिए, हम मोटा मोटी बात को। आप यहाँ पर आपको हम सिर्फ बताते चलेंगे, ये इसमें कुछ नहीं है, और जो था आपको हम क्लियर करवा दिए हैं। यहाँ पर आपको देखना है जो क्या हमने बताए थे वही चीज़ है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। डीएनए की संरचना के बारे में जानिए। डीएनए के अणु में निर्देश होते हैं। डीएनए के अणु में निर्देश होते हैं, जैसे कोई भी निर्देश देना है वो देते हैं। एक जीवित इकाइयों को विकसित और पुनः पेश करने की आवश्यकता होती है। मतलब विकसित जो है, जिसमें डीएनए को और पुनः विकसित करता है की आवश्यकता होती है। यह निर्देश प्रत्येक कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं और माता पिता ने उनकी संतानों को विरासत से मिलते हैं। मतलब हुआ क्या कि यह प्रत्येक आदमी के कोशिका में होते हैं और उसके माता पिता के आधार पर मिलते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। आपको बताए थे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के मतलब आपको बताए थे, न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस NB प्लस
उसके बाद शुगर प्लस फॉस्फेट, यहाँ तक शुगर प्लस फॉस्फेट, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। आनुवांशिक आधारों मतलब थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन का क्रम आनुवांशिक कोड निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। मतलब इसका जो है, जैसे फिंगर प्रिंटिंग करना है, किसी के बारे में जानना है कि यह किसका संतान है, ये भी हो सकता है। मतलब संतान उत्पत्ति के बारे में जानना पड़ता है कि जहाँ ये मतलब किसी फैमिली में विवाद हो जाता है तो वहाँ पर जो विवाद को निपटारा फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ये बेस का कंपेयर किया जाता है, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन और एडेनिन का ये आनुवांशिक कोड निर्धारित करते हैं कि हाँ ये विवादित माता पिता को पुनः से मतलब मेल मिलाप के लिए वहाँ पर ये कोड निर्धारण किया जाता है कि हाँ ये जो पुत्र है किसका है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसके बारे में क्या फैक्ट है। देखिए, डीएनए में मौजूद नाइट्रोजनस बेस क्रम से बनते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण आरएनए एवं न्यूक्लिक एसिड है जो डीएनए से प्रोटीन अनुवांशिक जानकारी का अनुवाद करता है। तो ये समझ, अनुवाद करता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए दोनों में होते हैं। तो ये जो है न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए से प्रोटीन अनुवांशिक जानकारी अनुवाद करता है, मतलब डीएनए से आरएनए तक। तो आरएनए से डीएनए आना तो बहुत कठिन हो जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जानिए। न्यूक्लियोटाइड्स को दो लंबे स्ट्रैंड के गठन के लिए साथ जोड़ा जाता है जो सर्पिल डबल हेलिक्स होते हैं। डबल हेलिक्स का मतलब जैसे डीएनए की संरचना ऐसे बनाए थे, ये डबल हेलिक्स हो गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, आई होप समझ गए होंगे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जो सीडी जैसी होता है, तो आपको बता दिए थे शुगर और फॉस्फेट के पक्षों को बनाते हैं। पक्षों का मतलब क्या होगा, शुगर और फॉस्फेट जैसे कि उसका स्टैंड को बनाते हैं। आपको हम बताए थे रफ फिगर के माध्यम से। जबकि जंगों का गठन ठिकानों द्वारा होता है। जैसे जंगों का गठन मतलब बेस का, नाइट्रोजनस बेस का गठन, स्टैंड जो जोड़ी दूसरी पर स्थित होती है। एक स्टैंड जोड़ी दूसरी पर स्थित होती है। एक का स्टैंड जोड़ी दूसरे स्टैंड पर बेस के साथ जुड़े होते हैं। मतलब एक स्टैंड का है दूसरे स्टैंड बेस के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि साइटोसिन के साथ गुआनिन, आप समझिए। आपको हम अगर आप बताए थे जी और सी या सी जी, बात एक ही हो गया। साइटोसिन और गुआनिन ये जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से। और थायमिन और एडेनिन, टी और सी, ये डबल बॉन्ड से। और ये बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब उसमें आपको हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो यहाँ पर आप इतना ही जान लीजिए, साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं आरएनए की ओर। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए दोनों में न्यूक्लिक एसिड सेम होते हैं, इसमें राइबो होता है, उसमें डीऑक्सी होता है। तो आई होप यहाँ तक आप तो समझ गए होंगे डीएनए के बारे में। जो बाकी आपको लगता है कि यहाँ क्लियर नहीं हो पाया तो आप क्वेश्चन के माध्यम से हम सभी को क्लियर करा देंगे। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि अच्छे कंटेंट के लिए आप सभी दोस्त सही जगह पर क्लास कर पाए। तो इसीलिए आप किसी के साथ बने रहिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या सीख पा रहे हैं। तो समझिए आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण ये सब आपको हम रफ डायग्राम के माध्यम से समझा चुके हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड एक महत्वपूर्ण न्यूक्लियोटाइड्स है जिसमें सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद न्यूक्लिक एसिड लंबी
लंबी श्रृंखला होती है। इसकी मुख्य भूमिका प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रित करने के लिए डीएनए से निर्देश देने वाले दूत के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए डीएनए के निर्देश देने वाले दूत के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में आई होप समझ गए होंगे। यहाँ आप समझिए मेन चीज़, आरएनए में शर्करा राइबोज, शर्करा या चीनी कहिए या शुगर, शर्करा राइबोज फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एवं एंड यूरेसिल, मतलब यूरेसिल। वहाँ पर डीएनए में थायमिन था, तो थायमिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल है, थायमिन की जगह यूरेसिल है। तो आई होप समझ गए होंगे, यूरेसिल है। तो थायमिन यहाँ पर नहीं है आरएनए में, यहाँ पर यूरेसिल है। क्या है? यूरेसिल। यहाँ तक का आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आरएनए और डीएनए नाइट्रोजन को साझा करते हैं। एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन आमतौर पर डीएनए में मौजूद होता है। आप समझिए, एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन आमतौर पर डीएनए में मौजूद होता है। थायमिन आमतौर पर डीएनए में मौजूद होता है और यूरेसिल आमतौर पर यहाँ पर केवल आमतौर पर डीएनए में मौजूद होता है। ये जो है थायमिन केवल डीएनए में मौजूद होगा, यूरेसिल जो है केवल आरएनए में मौजूद होगा। तो दोस्तों आज का क्लास इसी जगह पर एंड होता है। तो आप ये बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा, और फीडबैक जरूर दें, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक दोस्त जुड़ पाएँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद।